हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर फेवरेट चैनल दैट इज लुकमान आईएएस। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। सो लेट्स प्रोसीड इन टुडेज सेशन ऑफ डीसीए दैट इज द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, राइट। तो हमारा रोज का जो सेशन है, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए आने में, सो रियली सॉरी अबाउट दैट एज वी वर हैविंग इन द मॉर्निंग सम टेक्निकल इश्यूज, सो वी वर स्ट्रगलिंग विद दैट एंड राइट नाउ thanks and praise to our technical team that they have performed really well on it and made us come back in front of you guys, okay, with the everyday reliable and the qualitative as well as the quantitative material for our UPSC prelims as well as mains examination. Okay guys, so we proceed ahead with the session. Today is 24th of December 2022. So the first headline for the day: according to the Union Minister of State of Independent Charge for Science and Technology and Earth Sciences, around 60% of the land mass of India, okay guys, please be very sure, 60% of land mass of India covering all states is prone to earthquake of different shaking intensities. See, what's the statement here? 60%. हमने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है? 60% ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया कवरिंग ऑल द स्टेट्स इज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ डिफरेंट शेकिंग इंटेंसिटीज। ओके, दैट मींस हम रह रहे हैं एक पूरे के पूरे अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्री ऑफ जापान, राइट, जिसे बोलते हैं जापान के अंदर की ऑन एन एवरेज, औसतन जिसे बोलते हैं, राइट, ऑन एन एवरेज एक दिन में जापान के अंदर एक बार अर्थक्वेक कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा देखा जाता है, राइट। वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी टॉक अबाउट द रिक्टर स्केल, ओके। तो कई जगह पर इतना होता है कि वो आकर चला भी जाता है और पता भी नहीं चलता, राइट। तो क्यों? वो उनके टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रॉब्लम है। व्हेन यू टॉक अबाउट द यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके, सो द लोकेशन ऑफ जापान इज समथिंग व्हिच इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, बट the recent statement from someone who is there as a minister, maybe, okay, who is there as a minister with the independent charge when it comes to the Ministry of Science and Technology and the Earth Sciences there, यानी कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लीगल टर्म्स में हमें क्वेश्चन मार्क दे रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू कवर अप द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द नेशन। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैड फॉर सुनामी, चलो है हमारे पास, फॉर फ्लड्स वी डू हैव इट, बट फॉर द सेक ऑफ अर्थक्वेक्स व्हाट वी कैन हैव, ओके। तो क्या हमें जापान मॉडल फॉलो करना चाहिए? उस तरीके के घर बनाने चाहिए? उतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए? क्या हम वो कर सकते हैं? तो इसका जवाब सीधे सीधे होगा ना। ये स्टेटमेंट तो किसी भी टेक्निकल टर्म्स में या किसी भी इन नॉन टेक्निकल टर्म्स में वैलिड हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास अच्छी खासी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर, खैर दिल्ली में तो ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाने का परमिट नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का परमिट नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज़ की बात करें, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद, ये जो एनसीआर रीजन जिसको हम कह रहे हैं, ऑन एन एवरेज, एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बताया था करीब 1 साल पहले, दैट इज दिल्ली रीजन के अंदर कुछ 800 से 1000, एनसीआर रीजन के अंदर 800 से 1000 स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, यानी कि ऊंची इमारतें जिनका कम से कम 28 से 30 फ्लोर्स हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल की, मुंबई की, तो इसी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, मोर देन 2800 स्काई स्क्रैपर्स आर देयर, 2800 बिल्डिंग्स जो कि 30 या 30 फ्लोर से ज्यादा की हैं, वो मौजूद हैं या तो हमारे दिल्ली में, या 2800 बिल्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं मुंबई में। और यही सेम कहानी कुछ है, 1 से 1,500 बिल्डिंग्स का लगभग आंकड़ा है बेंगलुरु के लिए, लगभग वही आंकड़ा आजू बाजू है चेन्नई के लिए, okay, and something which is also near less than 700 or 800 of the buildings, that is we talk about the city of Calcutta, or even less than that, I'm not sure with the exact figure, okay। So ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि हमारे पास ऑलरेडी बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लगी हुई हैं, तो उनको हटाया नहीं जा सकता। और खास तौर पर ये भी हम नहीं कर सकते कि अब नई बिल्डिंग्स बनाओ मत, because that is also necessary for the sake of growth and development of the nation। और इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं भाई, तो उसको भी हम कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकते। अब रही बात इस रिपोर्ट की कि इसका क्या किया जाए, राइट। तो अभी फाइनलाइज्ड स्टेटमेंट जो यहां पर निकल कर आएगा कि वी नीड टू एक्ट, लेकिन वी नीड टू एक्ट व्हाट, प्रॉपर एक जो मैकेनिज्म होगा यहां पर, प्रॉपर इसकी जो रेमेडी होगी वो क्या होगी, अभी वो हमें देखना बाकी है।
सो ये तो हमेशा ध्यान रखना कि वो देखना, बाकी अभी देखा नहीं है हमें. ओके, सो वी टॉक अबाउट दिस होल पैराग्राफ हियर. ओके, दैट इज on earthquake. So an earthquake, what it is, we know it very well. It is the shaking of the surface that occurs without warning. तो पहला फैक्ट तो आपके सामने है, earthquake की कोई वार्निंग नहीं होती. ओके, या ना ही इसके बारे में पता लगाया जा सकता. लाइक फॉर एग्जांपल सुनामी की अगर हम बात करें तो हम फिर भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? या हम बात करें अगर फ्लड्स की, तो हमें पता है भाई बारिश हो रही है, फ्लड्स आ सकते हैं. ओके, लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसी चीज, एक ऐसी घटना, एक ऐसा डिजास्टर है जिसे हम बोलते हैं आपदा. वो कुछ अपने आप में इतना है कि ये सबसे सडन है, एंड देयर इज नो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट येट, okay, which can identify that yes, this particular location is going to encounter a particular earthquake or not. क्योंकि अभी तक प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमने जितना समझा है, जोग्राफर्स की बात करें अगर हम, ठीक है, साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, तो हमने जो अपने सिस्मिक वेव्स के बारे में जितना समझा है, दैट इज नॉट इवन 5% ऑफ इट. ओके, तो 5% भी हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं, उससे हम डील करने की बात कर रहे हैं. सो नाउ अर्थक्वेक के बारे में ये जानकारी तो हमारे पास है कि क्या इट क्रिएट्स सिस्मिक वेव्स, जो कि अपने आप में ट्रेजेडी, त्रासदी मचाने के लिए, डिजास्टर मचाने के लिए काफी है. सो इट इज टेक्टोनिक इन ओरिजिन एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ द एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस ऑफ द मूविंग लिथोस्फेरिक और क्रस्टल प्लेट. ओके, स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो आपके दिमाग में होता है कि भाई पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है, घर बार का बहुत स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह. ठीक है, घर का स्ट्रेस लेना, बाहर का स्ट्रेस मत लेना, ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. ओके, अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस को साइंस में या फिजिक्स में हम डिफाइन करने की बात करेंगे, तो दैट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. ओके, पर यूनिट area. So this is where it is talking about. Now the earth's crust, we know it very well, divided into 7 major plates and several minor plates which move slowly and continuously over the earth's interior. अब एक चीज हमेशा ये भी दिमाग में रखनी है, that is हम जिन टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं, हम इन जिन मेजर और माइनर प्लेट्स की बात कर रहे हैं, ये स्टैटिक नहीं है. गाइस, नोट इट डाउन. ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें ये चीजें और क्लियर में बताई जाएंगी. दैट इज द प्लेट्स, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ओके, लाइक जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, जब हम बात करेंगे द लिथोस्फेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, राइट, कि लिथोस्फेयर बना है, ठीक है, हमारे पास चलो क्रस्ट है, मैंटल है, कोर है, इनर और आउटर कोर है, बीच में डिसकंटिन्यूटीज भी हैं बीच में काफी. ओके, तो अब इसकी स्टडी की शुरुआत कहां से हो रही है? यस, एल्फ्रेड वैगनर साहब आएंगे, वो हमें देंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. वो बताएंगे किस तरीके से कि कैसे किसी जमाने में हुआ करता था द ग्रेट लैंड मास एंड द ग्रेट वाटर बॉडी, है ना. पैंथालासा की बात करेंगे, वो पेंजिया की बात करेंगे कि किसी जमाने में ये जो डिवाइडेड डिवाइडेड जो अर्थ, जो लिथोस्फीयर है हमारा, ये किसी जमाने में एक हुआ करता था, जिसका ये एग्जाम्पल भी देंगे कि भाई आप उठाकर देखिए साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ चलें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट अगर हम देखें और हम देखें हमारे साउथ अमेरिका को, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक ही हिस्से थे जिनको अलग अलग किया गया है, राइट. ओके, तो ये एक उन्होंने थ्योरी बताई. फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे जो हैं स्पीसीज हैं जो साउथ अमेरिका में भी हैं और जिनकी हिस्ट्री हमें एशिया में भी दिखाई देती है. बहुत सारे ऐसे जो हैं जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे भी पाए जा रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे फॉसिल्स भी हैं जो पाए गए हैं, जो किसी ज़माने में किसी एक लोकेशन में एग्जिस्ट करते थे, आज दुनिया भर की तमाम अलग अलग लोकेशन से मिल रहे हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलती. ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके, तो ये हमें उसी थ्योरी में हमें क्या पता चला कि भाई ऐसा है कि जो हमारा लैंड मास है, ठीक है, चलो वो तो हमने एक तरफ देख लिया, लेकिन जो हमारी प्लेट्स हैं, राइट, जिन्हें हम कह रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये प्लेट्स कांस्टेंट नहीं हैं, दे आर मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं ये, बट एट अ वेरी स्लो रेट, एट अ वेरी स्लो पेस. तो वही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताएगा कि भाई कितने हजारों करोड़ों साल लग गए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बनने में, जो बीच में अगर आप देखोगे पनामा इस्थमस देखने को मिलेगा,
राइट। या इंडिया श्रीलंका की बात करोगे तो बीच में हम जो देख रहे हैं पाक स्ट्रेट की कहानी जो हम बीच में देख रहे हैं, 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल जो हमें देखने को मिल रहा है, या 8 डिग्री चैनल जो हमें वाटर बॉडीज में देखने को मिल रहा है, राइट, ओके। या हम बात करेंगे मंगोलिया की, that is separating, or you can call it also dividing two great nations, two superpower of the planet, that is Russia and China, okay। so ये मंगोलिया का डेजर्ट हम बात करेंगे, गोबी डेजर्ट की हम बात करेंगे वहां पर। तो ये भी हमें इसी थ्योरी को डिफाइन करने में सपोर्ट करेगा। सपोर्टिंग फैक्ट्स रहेंगे ये हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और किस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, राइट, ओके। सो ऑल ऑफ दिस थिंग, ये मेजर और माइनर प्लेट्स इनकी कहानी, अर्थ इंटीरियर इनकी कहानी, और जो टेंशन दे रहा है दैट इज 60% ऑफ इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक, राइट। तो आगे चलते हैं, द अर्थक्वेक रिस्क इन इंडिया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जोन्स, तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ओके। सो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इन 4 जोन्स। अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं हम, कितने जोन्स हैं भाइयों बहनों, ध्यान से लिख लो इसको, 4 जोन्स, राइट। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, राइट। ऑब्वियसली 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है 2 3 4 5, ओके। अकॉर्डिंग टू द सिस्मिक जोनिंग मैप prepared by the Bureau of Indian Standards, BIS, Zone 5 is seismically the most active region, while Zone 2 is the least one, right? सबसे ज्यादा कौन सा 5 और सबसे कम कौन सा रहेगा Zone 2. Then around 11% of the country falls in Zone 5, 18%. In Zone 4, 30%. Zone 3, okay, and the rest Zone 2. Zone 3 and Zone 2, the rest. Okay. Now reasons for the earthquake proneness in India. रीजन क्या है इसका? अगर हम बात करें साइंटिफिक जो यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, साइंटिफिक जो यहां पर एविडेंसेस दिए गए हैं सपोर्ट करने के लिए, वो क्या है? द इंडियन प्लेट ड्राइविंग इनटू यूरेशिया एट अ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 47 mm पर ईयर, मिलीमीटर पर ईयर। इंडियन प्लेट हमारी जो यूरेशियन प्लेट की तरफ जो बढ़ रही है आगे, ठीक है, क्या रेट है इसका? 47 मिलीमीटर पर ईयर। Himalayan belt, so collision between Indo-Australian plate with Eurasian plate causes lots of strain, that is in the underlying rocks, energy which is released in the form of earthquakes. तो यहां पर क्या दूसरा फैक्ट क्या है? हमारा जो हिमालयन बेल्ट है, when you talk about the हिमालय, ओके, तो इसका कोलिजन किससे हो रहा है? इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, ओके, बिटवीन इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट. This is causing too much of the interior energy, once again resulting into the seismic waves, and ultimately that is the earthquake. Now the next point, Andaman and Nicobar Islands, the sea floor displacement and underwater volcanoes disturb the equilibrium of the earth's surface. अब इसको जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सी फ्लोर की जब आप बात करोगे तो एक स्टेटमेंट वहां पर आएगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओके। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर आपको अंडमान एंड निकोबार की बात उसी नोट्स में पढ़ाई जाएंगी, या आप जो बुक पढ़ रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई सी भी अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें ये फैक्ट फॉर श्योर दिया गया है व्हेनेवर यू आर रीडिंग इंडियन ज्योग्राफी, व्हेनेवर, ठीक है। दुनिया की कोई भी ज्योग्राफी की बुक उठा लो या कोई भी क्लास नोट्स आप उठाकर देख लो, आपको उसमें अंडमान एंड निकोबार का केस स्टडी 100% दिखाई देगा जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, ओके। सो नेक्स्ट, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन ट्रैप्स के बारे में तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि वहां पर ट्रैप्स किस तरीके से बने हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। अब उसी से आगे निकला है द एमर्जेंस ऑफ अ फॉल्ट लाइन एंड एनर्जी बिल्डअप अलोंग द फॉल्ट लाइन ऑफ द रिवर भीमा, दैट इज कृष्णा, नियर लातूर एंड ओस्मानाबाद इन महाराष्ट्र, दैट ऑल्सो ट्रबल्स अ लॉट, राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम? इमर्जेंस ऑफ द फॉल्ट लाइन एंड एनर्जी बिल्डअप, किसके किसके बीच? कृष्णा या भीमा रिवर और लातूर और ओस्मानाबाद रीजन के अंदर, ठीक, महाराष्ट्र, दैट इज द डेक्कन एरिया। देन द लास्ट वन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अनसाइंटिफिक लैंड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन मेकिंग अ हाई रिस्क फॉर लैंड, मेकिंग अ हाई रिस्क फॉर अर्थक्वेक्स।
क्या बोला गया यहां पे? अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, ट्रेमर्स का क्या है, वो तो जमीन से नीचे कभी भी उठ जाएंगे, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है। स्टिल टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग, दिस इज द प्रेजेंट फैक्ट, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई मैंने घर बनवाना है, आई एम गोइंग टू मेक अप माई हाउस, अ बिल्डिंग और वॉट एवर, I will go to the government, that is, let's say for example municipality in my local area, for the clearance, okay, of the land, and then I will provide them the map, the blueprints, whatever I am going to make, okay, and they will provide me some certain guidelines. What will be there in guidelines? What will be there? Okay, that I shall have this much area of garden, I shall have this much area of parking, I shall not proceed with this much of the stories, that is this much of the this क्या बोलते हैं उसको, levels, okay, right, कि इतने ही तल्ले इतने ही फ्लोर बनाने हैं मुझे, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देन emergency exit होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, ठीक है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें रहेंगी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर जो है इंक्वायरी होगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि बिल्डिंग मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग यूज़ किया गया है, कितना इसमें जो है कंटेमिनेशन है, कितना नहीं है, कुछ इसमें फैब्रिकेशन तो नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। बट स्टिल टुडे, मार्क दिस थिंग, देयर इज नो सच गाइडलाइंस which talks about the earthquake measurement, which talks about the remedy for or any kind of a guidelines or any kind of a clause that talks about that there is something which talks about the precautions towards the earthquake. ये आज भी अवेलेबल नहीं है, और इसको अवेलेबल कराना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये डेटा हमारे सामने आ चुका है, तो कितना ज्यादा लीथल और डेंजरस डेटा है हम सब ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडलाइन फॉर द डे. While cotton farmers in several states have called for an increase in the crop's MSP, the center has stated that it is monitoring the cotton output condition and will make a decision accordingly. Right? देखो स्टेटमेंट क्या आया है, पहले स्टेटमेंट हम बात करते हैं. फार्मर्स इन इंडिया, ये तो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता ही है. अब यहां पर बात क्या है? कॉटन फार्मर्स इन सेवरल स्टेट्स दे हैव कॉल्ड फॉर इंक्रीज इन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. देखो एमएसपी का फुल फॉर्म दो होता है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस एक होता है. ये एमएसपी आप देखते हो उन प्रोडक्ट्स पर जो आप मार्केट से खरीद रहे हो. अगर आप किसी भी स्टोर में जा रहे हो या शॉप में जा रहे हो, कोई भी एक सामान खरीद रहे हो, तो उसके पीछे आप देखोगे एमआरपी, ओके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. इसी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को कुछ कंपनीज एमएसपी भी लिखती थी, लेकिन अब तो मैक्सिमम कंपनीज ने इसे चेंज कर दिया है, एमआरपी ही लिख रही हैं, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस. लेकिन किसी जमाने में ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी, इसको एमएसपी भी कहा जाता था, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, कि ये इससे ज्यादा का नहीं बिकेगा. ओके, तो एमएसपी की जब बात आएगी फार्मिंग सेक्टर में, तो इट इज नॉट द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, इनफैक्ट इट इज द मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके, ये क्या बोला गया? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हम किसको दे रहे हैं? फार्मर्स को. अब यहां पर क्या क्वेश्चन उठा है? फार्मर्स इन सेवरल स्टेट्स दे हैव कॉल्ड फॉर इंक्रीज इन एमएसपी, whereas the center has stated that it is monitoring the cotton output, its conditions, and will make a decision accordingly. Okay, यानी कि अभी तक गवर्नमेंट ने फार्मर्स के किसी भी डिमांड को ना तो नेग्लेक्ट किया है, ना ही रिजेक्ट किया है, ओके, और ना ही एडमिट किया है. तीनों ही चीजें यहां पर स्टैंड हो रही हैं, वैलिड स्टैंड हो रही हैं. नीदर द गवर्नमेंट हैज नेग्लेक्टेड, फर्स्ट थिंग, नीदर दे हैव एक्सेप्टेड एंड नॉर दे हैव रिजेक्टेड. तो तीनों में से कोई भी चीज गवर्नमेंट ने नहीं करी. ओके, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने एक एकदम क्लियर कट, या यूं कह लो कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए बोला है दैट यस, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर एनालाइजिंग ऑल ऑफ द फैक्ट्स एंड अदर फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, द पॉइंट्स व्हाटएवर दे आर, and we will make decision accordingly. ये स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट के थ्रू. ओके, नाउ दूसरा स्टेटमेंट क्या आया? इट इज अ पॉलिसी डिसीजन नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. सी, द पॉलिसीज एंड द लॉ, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, कानून एक होता है,
कि भाई वो तो भाई बाइंडिंग इन नेचर है, वो तो आप मानना ही है। पॉलिसी इट्स अ टाइप ऑफ अ डायरेक्शन, राइट, ये इट्स अ टाइप ऑफ अ डायरेक्शन कि मैंने इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना। Policy is something which we call it in general political science statement when we talk about what is policy. So policy is something that works as the supporting hand to the government while implementing the laws and while going ahead with the good governance of the nation. This is where policy is defined. It is a supporting hand. Like for example, in economy we have got the theory of invisible hands. ओके आप इसको गूगल सर्च करके देखोगे, बड़ा मजा आएगा आपको ये थ्योरी पढ़ने में। इसको हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड्स, राइट, इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं हम, राइट। और यहाँ पर ज्योग्राफी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिसी की, तो ये जो पॉलिसी है ये भी एक टाइप का सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट को गवर्नेंस चलाने में, गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने में। ओके सो यहाँ क्या बोला गया, इट इज अ पॉलिसी डिसीजन नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, a sort of market intervention by the government of India to protect agricultural producers from a dramatic drop in farm prices during the abundant output years। की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट अपनी अलग डिमांड ले और उसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेट या डिफ्लेट हो जाए। ओके सो आइए आगे की बात करते हैं। इट इज अ प्राइस गारंटी फॉर फार्मर्स, एमएसपी की अगर हम बात करें, okay, farmers output intended to promote farmers from selling their crops in distress and to buy food grains for public distribution. For example, if the market price for a commodity falls below the designated minimum price due to excessive production and a market imbalance, government agencies will purchase the whole quantity produced by farmers at the declared minimum price। कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ आपके सहयोग में मौजूद है। ये सीधी सीधी बात है। ओके एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। दैट इज इफ द मार्केट प्राइस फॉर अ कमोडिटी फॉल्स बिलो द डेजिग्नेटेड मिनिमम प्राइस ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड अ मार्केट इम्बैलेंस, गवर्नमेंट एजेंसीज विल परचेज द होल, not some of it, the whole quantity produced by farmers at declared minimum price। ओके तो भले ही ये जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल डिमांड घट गई और सप्लाई बढ़ गया तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाता है, प्राइसेस जो हैं ये ऊपर चले जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है। या दूसरा अगर हो गया, डिमांड बढ़ गया, ठीक है, और सप्लाई ड्रास्टिकली गिर गया, ठीक, ओके तो यहां डिफ्लेशन भी आ जाता है। ओके सो अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने शायद, आई थिंक अगर डिमांड घट गई और सप्लाई बढ़ गया तो प्राइसेस गिरेंगे, ठीक है, डिमांड घट गई किसी चीज की और सप्लाई बढ़ गया तो प्राइसेस गिर जाएंगे, और अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई घट गया, ठीक है, यहां पर प्राइसेस जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कहानी है। तो इन्हीं चीजों से बचाने के लिए हमारे फार्मर्स को मार्केट में कोई भी इम्बैलेंस ना हो, इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, एमएसपी, ओके, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके नाउ announced by the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices, that is CACP। ध्यान रखिएगा, what is CACP? That is Commission for Agricultural Costs and Prices। तो ध्यान से इसको लिख लीजिए, Commission for Agricultural Costs and prices, okay, CACP। okay now the crops covered, अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स हमने कवर करके रखे हैं, so let's see them here। So the government has announced MSP for 22 specified crops as well as fair and remunerative price for sugarcane। 14 खारिफ क्रॉप्स हैं इसमें, 6 राबी क्रॉप्स हैं और 2 अदर कॉमर्शियल क्रॉप्स आर ऑल्सो मैंडेटेड। तो अब आपका होमवर्क रहेगा कि आपको मुझे बताना है कि ये 22 स्पेसिफाइड क्रॉप्स
कौन कौन से हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस? ठीक है, तो FRP, ओके, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, इसका फुल फॉर्म आप लिख लें इसको प्लीज, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. Okay, what do you mean by this particular term and what are these 22 crops? तो चलो मुझे ये तो पता चल गया कि 14 इसमें से खारिफ हैं, 6 इसमें से राबी हैं और 2 इसमें जो हैं वो कैश क्रॉप्स हैं, दैट इज द कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं. ओके, लेकिन ये हैं कौन कौन से, अब आपको मुझे ये बताना है. अब अगर हम बात करें कॉटन की, द केस ऑफ कॉटन, द MSP फॉर मीडियम स्टेपल कॉटन फॉर 2022-23 Kharif season is 6,080. Though farmers said they got prices much higher than MSP for their produce, it was inadequate given the rise in the price of input items such as seeds, pesticides and fertilizers. मतलब इस स्टेटमेंट से एक चीज तो क्लियर है कि हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है, हमारा जो कॉटन आउटपुट है, यानी कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है, दैट इज गोइंग क्वाइट गुड. ओके, इसको एक स्टार देना बनता है बिकॉज इट्स गोइंग गुड, राइट, एंड वी होप दैट इट गोज इन द वेरी सेम वे, इन द वेरी सेम मोमेंटम, राइट. ओके, सो दिस इज द पॉइंट, होप यू हैव नोटेड इट एज वेल. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज टू बी रेड फॉर द डे, फॉर टुडेज हेडलाइंस. ओके, फार्म टू फॉर्क फिलॉसफी, द नेक्स्ट हेडलाइन फॉर द डे. क्या बोला गया है? फार्म टू फॉर्क फिलॉसफी. ओके, फार्म टू फॉर्क. अब ये है क्या? हैदराबाद बेस्ड श्रेष्ठ नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड गोज बियॉन्ड मार्केटिंग सेल्स स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट फार्मर्स मूविंग अवे फ्रॉम केमिकल फ्री प्रैक्टिसेस. ओके, तो इसको केमिकल फ्री प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए हैदराबाद की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम क्या है उसका आपके सामने है, दैट इज श्रेष्ठ नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड. उन्होंने केमिकल फ्री प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए कुछ एक कैंपेन निकाला है, दैट इज फार्म टू फॉर्क फिलॉसफी. द कंपनी ऑफर्स, नाउ व्हाट इज दिस? ओके, द कंपनी ऑफर्स कांस्टेंट सपोर्ट टू फार्मर्स टू वीन देम ऑफ केमिकल इनपुट्स एंड शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. टू क्रिएट एन एश्योर्ड मार्केट, इट ऑल्सो प्रोक्योर्स, प्रोसेसेस एंड मार्केट्स द प्रोड्यूस. ओके, कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, हम उसको मार्केट देंगे, उसको प्रोक्योर भी करेंगे, प्रोसेस भी करेंगे. ठीक है, टेंशन मत लीजिए. इट ऑल्सो इन्वेस्ट्स इन मासिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स बेनिफिट्स ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज द एनवायरमेंट टू क्रिएट कंज्यूमर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम 24 मंत्रा. ठीक है, तो अगर आप एनकाउंटर करते हो द नेम 24 मंत्रा तो समझ जाइए ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग. एक वर्ड इसको दिमाग में रखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग 24 मंत्रा या 24 मंत्रा ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब देखो कंपनी ने कितना बेहतरीन काम किया है. द कंपनी हैज ग्रोन फ्रॉम 40 फार्मर्स टू 40,000 फार्मर्स covering nearly 81,000 hectares in 15 states. So now you can understand how wonderfully they have performed, this company has performed when it comes to the organic farming. Okay, producing good human as well as environmental health. Okay, carving, that is, you know, carving out the good human as well as environmental health. Then further, क्या बोला इन्होंने? Organic farming. Okay, brand का नाम क्या दिया? 24 mantras. ओके, ऑर्गेनिक जरूरी है, केमिकल फ्री होना जरूरी है. कब तक डिपेंडेंट रहेंगे हम इन चीजों पर? ओके, हम ना हर चीज में अब बायो बात कर रहे हैं ना, बायोफ्यूल, बायोडीजल, राइट, बायो एनर्जी. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं केमिकल फ्री फार्मिंग, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, नाउ श्रेष्ठा's लिस्ट नाउ इंक्लूड्स नियरली 200 प्रोडक्ट्स. क्योंकि अब अगर आप इनकी बात करोगे, क्योंकि अब 40,000 फार्मर्स, 81,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ओवर 15 स्टेट्स, तो ये डेटा मैं कहूंगा फिर भी कम है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके पास अवेलेबिलिटी है मैन पावर की और फर्दर रिसोर्सेस की, तो उस हिसाब से डेटा तो मैं कहूंगा फिर भी कम है, लेकिन ओके, बढ़ेगा. 200 प्रोडक्ट्स क्या क्या है? फ्लोर, ग्रेन्स, पल्सेस, मिलेट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस. ओके,
सो दे हैव गॉट एवरीथिंग, है ना, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, पिकल्स हैं, कुकीज हैं, culinary है, पेस्ट्स हैं, जैम्स हैं. दैट मीन्स दे आर ऑल रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स एंड टोटली ऑर्गेनिक. ओके, व्हाट दे आर? टोटली ऑर्गेनिक. ब्रांड का नाम 24 मंत्रास. ओके, सो फार्मर्स गेट ₹200 to ₹300 per 100 kg मोर देन दी केमिकल बेस्ड फार्मिंग. 200 से 300 रुपए पर 100 kg ज्यादा मिल रहा है इन्हें अगर ये केमिकल फार्मिंग छोड़ रहे हैं तो, अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं तो, इस शर्त पे. यानी कि फार्मर्स के लिए तो भाई ये फिर विन एंड विन सिचुएशन है, राइट, अपने आप में. सो बस एक क्वेश्चन है कि ऑल ओवर इंडिया ये इंप्लीमेंट हो जाए जितनी जल्दी से जल्दी, तो उतना ही हम सबके लिए अच्छा, राइट. तब हम बोल पाएंगे सबका साथ सबका विकास. चलिए नेक्स्ट, लॉयन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत काल. देखो टर्म आया है एक, लॉयन एट द रेट 47. ओके, टर्म्स इन न्यूज में आपके पास है लॉयन एट द रेट 47. इट्स अ विजन फॉर अमृत काल. तो आइए देखते हैं पूरी कहानी. प्रोजेक्ट लॉयन, डॉक्यूमेंट टाइटल्ड लॉयन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत काल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन कि लॉयन एट द रेट 47, चलो ठीक है, प्रोजेक्ट लॉयन का है ये तो हम समझ गए, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC ने तैयार किया है. It is being implemented in the Gir landscape. किधर है ये? गुजरात, which is the last home of the Asiatic lion. Okay, Asiatic lion कहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें? सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ हमें गिर नेशनल पार्क में देखने को मिल रहे हैं, गुजरात. Okay, now it envisages landscape ecology based conservation by integrating conservation and eco development. Okay, ये तो एक फैक्ट हो गया. Now to secure and restore lion habitats for managing its growing population, scale up livelihood generation and participation of local communities, to make India global hub of knowledge on big cat diseases. Big cat मतलब big cats की हम जब बात करेंगे यहाँ पे lions आ जाएंगे. Okay, the diagnosis as well as the treatment, ये भी यहाँ पर रखा जाएगा. Okay, now अब अगर हम बात करें एशियाटिक लॉयंस की कहानी को आगे लेकर चलें. ओके, सो वी हैव गॉट साइंटिफिक नेम. ओके, पैंथेरा लियोपर्सिका. IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड. अभी अगर आपको याद हो, कल ही हमने डिस्कस किया था द जाइंट एशियाटिक टॉर्टोइस, जाइंट एशियन टॉर्टोइस. ओके, क्रिटिकली एंडेंजर साइट्स में भी उनको जो है क्रिटिकली एंडेंजर बताया गया. फिर उसके बाद से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में डाला गया, राइट. ओके, सो यहां पर क्या है? IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड साइट्स अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट शेड्यूल 1. ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है. और इनकी एक फैक्ट की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल फैक्ट की अगर हम बात करें, दे आर लिटिल स्मॉलर, स्लाइटली स्मॉलर देन दी अफ्रीकन लॉयंस. अगर हम एशियाटिक लॉयंस की बात कर रहे हैं और अफ्रीकन लॉयंस की बात कर रहे हैं, दोनों से बड़ा कौन है? तो अफ्रीकन लॉयन बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हमारे एशियाटिक लॉयंस बहुत छोटे हैं. स्लाइट, देखो वर्ड यहां पर क्या यूज हुआ है? स्लाइट, थोड़ा सा, मतलब अगर वो 19 हैं तो इधर वाले 20 हैं, राइट. सीधी कहानी. ओके, सो ये है हमारे लॉयन एट द रेट 47. अब अगर हम आगे की बात करें, द मोस्ट स्ट्राइकिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर which is always seen in Asiatic lions and rarely in African lions is a longitudinal fold of skin running along its belly. तो अब अगर एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई अफ्रीकन लॉयंस को एशियाटिक लॉयंस से डिफरेंशिएट करने वाला फैक्ट. ओके, तो यहां पर एक बात लिखी है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ओके, विच इज सीन इन एशियाटिक लॉयंस एंड नॉट और वेरी रेयरली. देखो क्या लिखा है वर्ड रेयरली इन अफ्रीकन लॉयंस. वो क्या है? अ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड. लॉन्गिट्यूडनल मतलब यूं. ओके, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन
along its belly, मतलब पेट पर स्किन जो है वो कुछ यूं ऐसे फोल्डेड वेव्स जैसी, या उसके अंदर और भी ज्यादा फोल्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट इट इज ओनली एंड ओनली ओवर बेली, दैट मीन्स लॉयन के पेट पर. द फर रेंजेस इन कलर फ्रॉम रूडी टॉनी, heavily speckled with black to sandy or buff gray, sometimes with a silvery sheen in certain lights. सच्चाई बताऊं अगर तो मुझे नहीं पता था आज से पहले ये भी कलर्स होते हैं. ऑनेस्टली भाई हमें जो स्कूल में पढ़ाया गया कि 7 कलर होते हैं, ठीक, वही उस कलर में वेरिएशन वही पढ़ लिया था. कलर्स क्या क्या हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, येलो, वाइट, ऑरेंज, बस खत्म. ठीक है. ग्रीन में डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लैक ही होता था, वाइट ही होता था. रेड में डार्क रेड, लाइट रेड, मैरून पढ़ लिए थे, है ना. पैरेट ग्रीन एक पढ़ लिए थे कि ये पैरेट ग्रीन है. ठीक है. ग्रे में भी लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, बस इतना ही पता था ऑनेस्टली. ठीक है. ये अब जब ना एक कलर आया रूडी टाउनी, भाई ये नहीं पढ़ा था, कसम से नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूं. ठीक है. फिर एक और कलर आया ब्लैक बफ ग्रे, राइट. अभी जैसे कि बहुत बाद में मेरे को ये भी बताया गया, देखो व्हाइट कलर एक होता है, व्हाइट में भी आता है वो ऑफ व्हाइट, ठीक है, तो शेडेड व्हाइट, पता नहीं कौन कौन सा. ये मतलब है आगे जितने जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि जमाने में सिर्फ 7 जमाना, मतलब धरती पर सिर्फ 7 रंग नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं, राइट. तो चलिए वो जैसे जैसे पता लगाते रहिएगा, आपकी मर्जी. कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि कलर्स को लेकर आपका क्या एक विचार है, कितने कलर हैं एक्चुअली में. नंबर्स अगर आपके पास हैं तो मुझे जरूर बताएं. ठीक है. कि नहीं भाई 7 नहीं 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, लेकिन बताएं जरूर. ये कलर्स जानना जरूरी बहुत है. ठीक है. अब देखो एक कलर आया बफ ग्रे, हाँ, रूडी टाउनी. अब ये नाम लग रहा है किसी का, राइट. चलो कोई बात नहीं. मेल्स हैव ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द हेड so that their ears are always visible. बट अब यहां पर बात आई है मेल्स की, तो यानी कि इसी का ठीक रिवर्स हो जाएगा. ये पूरा जो डेटा है ये रिवर्स हो जाएगा किसमें? फीमेल्स में. यानी कि फीमेल्स में आपको ईयर्स जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, स्वाभाविक लंबे बाल, कान छुप गए. देखो मेल, अभी हम है मेल तो कान दिख रहे हैं, फीमेल्स वो बड़े बड़े बाल हमारे हो जाते हैं फीमेल्स के. ठीक है. तो वहां पर क्या, कान नहीं दिख रहा है. तो ये भी जो है यहां पर ये भी एप्लीकेबल है. टॉप ऑफ द हेड सो दैट देयर ईयर्स आर ऑलवेज विजिबल. ओके. मॉडरेट ग्रोथ है हेयर्स की. ओके. और फीमेल्स में इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि विजिबिलिटी ऑफ ईयर्स वो लेस होगी. सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ हमारे. विथ एवरी न्यू चीफ जस्टिस, राइट, India's judicial infrastructure returns to the spotlight. It was Justice S.H. Kapadia in 2010 who for the first time tried to have a systematic plan to examine the conditions of the existing infrastructure and realize the future needs of the district judiciary. ठीक है. हर एक नए चीफ जस्टिस हमें जब मिलते हैं तो वो बताते हैं हम, और वो बहुत सही बात है कि we need to work, we need to act on the judicial infrastructure. उसे हमें एक्सेस करना जरूरी है. इसके बारे में अभी हमने कुछ 4 से 5 दिन पहले सेशन हुआ था हमारा मॉर्निंग डीसीए का, तो उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन की बात हो रही है, उसके अपडेशन और अपग्रेडेशन की बात हो रही है. तो कुछ वैसी ही बात यहां पर कही गई, लेकिन एक फैक्ट आपके सामने रखा गया है. दैट इज 2010 इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जस्टिस एस.एच. कपाडिया who figured out the need for the upgradation of district judiciary infrastructure. Okay, अब यहां पर क्या बताया गया? Magistrate infrastructure. We have had Justice T.S. Thakur publicly lament the poor conditions in which magistrates function. Then vacancy in district judiciary. Then Justice Ranjan Gogoi, okay, successfully streamlined filling up of vacancies in district judiciary. The National Judicial Infrastructure Authority, Justice N.V. Ramanna, initiated a discussion on a creation of National Judicial Infrastructure Authority. Ultimately, if we see, okay, unfortunately, it has been rejected though. Okay. Strengthening district judiciary
And now we have Justice D.Y. Chandrachud raising the issue of strengthening the district judiciary. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है हमारे जुडिशरी का, कि बातें तो उठी, कंक्लूजन नहीं निकला. ओके, जो बोलते हैं ना कि बात और विचार तो बहुत किए लेकिन लागू नहीं हो पाया कुछ, एडमिट नहीं हो पाया कुछ. ओके, नाउ अटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट इन अपग्रेडिंग जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एलोकेशन ऑफ फंड्स हमने दिया है. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की अगर हम बात करें, यहां पर देखो तो 1993 to 94 अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम of the union government has tried to address the issue of bringing judicial infrastructure up to the par level, but unfortunately अभी तक आ नहीं पाया है वो. Then contribution from the states, ये भी हुआ है. अगर हम देखें इसमें, the center has been earmarking funds with the contributions from respective state governments in the ratio of 60:40, but ये change हो जाता है 90:10 for north eastern states and UTs, including monitoring progress of the initiated projects. So 60:40 all over India, but 90:10 with the states of northeast and the union territories. ठीक. Now, the last headline for the day, that is, there is a term in news known as green washing. What do we understand by the term green washing? Okay, so आइए अब हम इस पर बातचीत करते हैं. Green washing refers to misleading. See the term, misleading the general public into believing that companies, sovereigns or civic administrators are doing more for the environment than they actually are. मतलब ये एज अ स्टूडेंट तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे. दुनिया को हम बताते हैं यार मैं बहुत पढ़ रहा हूं, मतलब मम्मी पापा को तो ऐसा लगता है, मतलब घर वालों को तो, नाथ रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि 24 घंटे में 22 घंटे बच्चा पढ़ रहा है. ठीक है, या 24 घंटे में 22 घंटे का पता नहीं, लेकिन हाँ 2 घंटे जरूर पढ़ रहा है. लेकिन रिप्रेजेंट क्या करा दे रहे हैं हम उन 2 घंटों को, मैं इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जब आओ तुम्हें पढ़ते हुए दिखेंगे. क्या पढ़ते हुए दिखेंगे ये नहीं पता चला. इंस्टाग्राम पे रील्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो दिखाई देगा. तो ये क्या है, ग्रीन ब्रेन वॉशिंग. अरे मैं बहुत पढ़ रहा हूं भाई, मैं 24 में 25 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं, तो पता नहीं है, राइट. लेकिन एक्चुअली में क्या है, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ठन ठन गोपाल है, राइट. तो चलिए समझ लेते हैं पूरी कहानी को. ग्रीन वॉशिंग समझ गए. सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देखो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, और अगर नहीं कर रहे हो तो यू आर ग्रेट, राइट. सो दिस में इन्वॉल्व मेकिंग अ प्रोडक्ट और अ पॉलिसी सीम मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली और लेस डैमेजिंग देन इट इज इन रियलिटी. अच्छा, इसको अभी एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, राइट. तो इसको आप वहां से रिलेट करके देखो क्या बताया गया. 40,000 फार्मर्स हैं, 81,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अवेलेबल है 15 स्टेट्स में, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. ठीक है, क्या बोला गया, 24 मंत्रास का ब्रांड का नाम दिया गया. अब उसको जरा इस चीज से रिलेट करके देखो, क्या ये ग्रीन वॉशिंग हो रही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं. ये जो हम बात करें 24 मंत्रास ब्रांड की या श्रेष्ठा जो फाउंडेशन ग्रुप है, ये एक्चुअली में ग्रीन वॉशिंग नहीं कर रहे हैं. दे आर डूइंग गुड, ओके, परफॉर्मिंग वेल इनफ. लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो करती कम है, दिखाती बहुत ज्यादा है. ठीक है, रहेगा 4, दिखाएंगे 8, जबरदस्ती का. ओके, द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय एनवायरमेंटलिस्ट जय वेस्टरवेल्ड 1986. ओके, किसने दिया था ये टर्म? जय वेस्टरवेल्ड 1986. क्या? ग्रीन वॉशिंग. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नाउ द फिनोमेना केम इनटू प्रैक्टिस एज कंज्यूमर्स एंड रेगुलेटर्स इंक्रीजिंगली सॉट टू एक्सप्लोर प्लैनेट फ्रेंडली, recyclable and sustainable green products. By 2015, 66% of consumers were willing to shell out more for a product that was environmentally sustainable. यानी कि जागरूकता दिखाई दे रही है. ओके, 2015 हम 7 साल पहले का डेटा की बात कर रहे हैं, अब तो ये डेटा और ऊपर बढ़ गया होगा फॉर श्योर. ओके, तो यहां देखिए क्या चीजें लिखी गई. देयर इज एन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द टर्म्स नेट जीरो एंड नेट जीरो अलाइंड, इको फ्रेंडली, ग्रीन एंड इकोलॉजिकल. कुछ प्रोडक्ट आप खरीदोगे जिसको आप देख रहे हो ऑर्गेनिक है, तो उसके पीछे ये चीजें 100% लिखी होंगी.
अगर उसने उसको ऑर्गेनिक, अगर कंपनी ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोलकर बेचा है, ठीक है, तो ये चीजें हैं जो 100% वहां पर होंगी, जैसे कि नेट जीरो या नेट जीरो अलाइंड, इको फ्रेंडली या ग्रीन या इकोलॉजिकल। तो ग्रीन इकोलॉजिकल तो पता ही है, इको फ्रेंडली भी पता ही है। आपके लिए अगला होमवर्क जो रहेगा वो होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन these two terms. Okay, what do you mean by the term net zero and what is the difference between net zero aligned? दोनों में फर्क आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। Okay, now since there is no compliance mechanism, such practices are rampant, मतलब होती रहती हैं। And why does greenwashing happens? Obviously for the sake of profit maximization, और कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तुमको कोई चीज ग्रीन बोलकर बेच दिया, ठीक है, वो असल में है नहीं है, कौन देखने जा रहा है, ठीक, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, which is ethically not so good, okay, which is obviously ethically it is troubling us a lot, but point is अभी उतना डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है इन चीजों को कवर अप करने के लिए, hence such kind of practices, such kind of unfair trade practices are taking place। और जय वेस्टरवर्ल्ड की हम बात करें, 1986 में उन्होंने जो है ग्रीन वॉशिंग टर्म दिया। तो होमवर्क आपके सामने है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेट जीरो एंड नेट जीरो अलाइंड। 22 कौन कौन से क्रॉप्स हैं वो, ठीक है, ये भी आपको बताना है कि कुछ हमने बोला 14 क्रॉप्स जो हैं खारिफ के हैं, 6 राबी के हैं, 2 कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिफरेंशिएट करके रखनी है। गाइस प्लीज डू द होमवर्क, दिस इज नीडेड फॉर यू, ये आप ही के लिए है, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए अच्छा है, ठीक है। वही है ना, गाना सुना होगा आपने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो अपना घाटा ना कराएं प्लीज, राइट, डोंट बी दैट घाटा पर्सन, बी दैट प्रॉफिट वाला पर्सन, प्रॉफिट विथ रिगार्ड टू नॉलेज, बिकॉज फिर नॉलेज अगर आपके पास है तो बाकी प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट आपकी जेब में खुद ब खुद चला आएगा, ठीक है। Okay guys, so that's it with this session. We'll see you all soon in our next perspective series with the hot topic of the day. And yes, we will also be having immediately after that perspective Techper series, the rapid MCQs, 10 MCQs based on daily current affairs. So hope you guys are enjoying it, loving it. Please do not forget to like the video, share it with your friends and family, subscribe to the channel. See you all very soon. Till then, bye bye, take care, study well, Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.